हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो वेलकम बैक अनदर लेक्चर एंड आई होप सो कि आपने वो दोनों क्लास जो पिछले आपके अकॉर्डिंग टू यूनिट्स वो काफ़ी इन्जॉय की हो। खैर आप बोलेंगे मैम ये कोई एडवेंचर आइलैंड थोड़ी है जो इन्जॉय किया होगा, बट पेपर है देखो, तो इस चीज़ को जब तक आप इन्जॉय करके नहीं पढ़ोगे, इस चीज़ को क्या आप अपना कोई सा भी टॉपिक इन्जॉय करके नहीं पढ़ोगे, उसको इंटरेस्ट तभी तब तक आपका नहीं बन पाएगा। आप उस टॉपिक को अगर रट्टा मारोगे तो कॉलेज में तो वो पॉसिबल नहीं है। कॉलेज तक जाते जाते पेपर देने से पहले ही आप सब कुछ भूल जाओगे, तो बेटर रहेगा कि आप इसको अच्छे से कर लो। खैर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। तो थर्ड यूनिट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, बच्चे अगे मैं हर क्लास में ये वाली बात क्लियर कर रही हूँ अब, क्योंकि बच्चे मुझसे बार बार ये बोल रहे हैं कि मैम जी जो हमारी सोल की बुक के अंदर यूनिट्स दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक यूनिट एक्स्ट्रा पढ़ा रही हैं। बच्चा सोल मटेरियल जो होता है उसमें कभी भी यूनिट कंप्लीट नहीं होती है। अगर आपको यूनिट्स में डाउट आता है तो सीधा आप सिलेबस चेक किया करो, ठीक है। सिलेबस वैसे तो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा है, फिर भी आपको शक है तो सोल की साइट पर जाकर सिलेबस को डाउनलोड कर लो और वहाँ से उसको चेक करो कि आपकी टोटल कितनी यूनिट्स हैं, ठीक है। तो फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपकी जो थर्ड यूनिट है वो है राजनीतिक अर्थव्यवस्था और नीति समूह, हित समूह और सामाजिक आंदोलन, ठीक है। बेसिक इसके अंदर आपको इंटरेस्ट ग्रुप्स और सोशल मूवमेंट्स पढ़ने हैं, हित समूह और सामाजिक आंदोलन। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बात आती है सबसे पहले हमारे परिचय की। देखो भाई, परिचय के अंदर ये बोली गई है बात कि कई नीतियाँ शिक्षावादी हों, विकास चिकित्सकों और व्यक्तियों को राज्य या उसकी एजेंसियों की अक्षमता से असंतुष्ट हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। मतलब ये वाली चीज़ है कि बहुत सारी नीतियाँ जो हैं वो राज्य की इस बात से बिल्कुल गायब सी हैं कि उन लोगों को क्या करना है, कौन सी नीति अधूरी पड़ी हुई है, कौन सी नीति किसके लिए क्या पूरी करनी है, क्या पूरी नहीं करनी है। नीति निर्माण और सेवा वितरण दो प्रमुख क्षेत्र हैं जहां राज्यों को विफल माना जाता है। यह इकाई राजनीतिक अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक नीति के महत्व की जांच करती है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, ये परिचय जो है पूरा नहीं पढ़ते हैं, इसके अंदर सिर्फ यही बताया गया है कि जो आपकी स्टार्टिंग है वो लोगों के साथ हित समूह से होती है। अब हित समूह के साथ सामाजिक आंदोलन एक सेपरेट टॉपिक इसलिए दिया गया क्योंकि सामाजिक आंदोलन और हित समूह आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। हित समूह से ही हमारे सामाजिक आंदोलन बनते हैं। तो सबसे पहली बात आती है राजनीतिक अर्थव्यवस्था में लेंस के माध्यमों से सार्वजनिक नीति। देखो, सार्वजनिक नीति के निर्माण में सार्वजनिक हितों और विशेष हितों के बीच संघर्ष बराबर बना रहा है। कुछ सार्वजनिक नीतियाँ मतलब पब्लिक पॉलिसीज़ बाजार की खामियों को ठीक करने, लेन देन की लागत को कम करने, बाहरिताओं की प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए भी सेवा में रखी जाती हैं, ठीक है। अब जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो पब्लिक के लिए नॉर्मली इसी तरीके की तो है नहीं कि कुछ भी करके कैसे भी करके बना दी जाए। अब वो बाज़ार को ध्यान में रख के और बाकी सारी सभी तरीके की चीज़ों को ध्यान में रखकर पॉलिसीज़ को बनाया जाता है, ठीक है। सो आगे ये बात आती है कि अन्य सार्वजनिक नीतियाँ पावरफुल जो ग्रुप्स हैं उनकी हेल्प से हेरफेर का उत्पाद करती हैं और जो जानबूझकर अपने आप को स्वार्थ के पीछे कर रही हैं। मतलब ये वाली चीज़ है कि बहुत, अब जैसे कि आप सभी को पता है स्टार्टिंग में से मैंने आपको बताया ये वाली चीज़ कि जो हमारे राजनीतिक हमारी सारी पूरी प्रोसेस है सारा, तो उसके अंदर ये चीज़ रहता है कि पॉलिसीज़ इम्पॉर्टेंट रखती हैं। अब वो पॉलिसीज़ बन कब पाती हैं, जब हमारा देश डेमोक्रेटिक होगा, ठीक है। अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ मैं आपको दो पॉइंट्स में डिवाइड कर देती हूँ। डेमोक्रेटिक जो हमारा है उसमें, एंड दूसरा है हमारा डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो जो हमारे हित समूह हैं वो डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, इन दोनों में अच्छे से डिवाइड हुए हुए हैं और मेन जो है यही बात बतानी है, ठीक है। तो ये वाली बात क्या बतानी है कि देखो, डेमोक्रेसी जब आपको मिलती है, जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी है, भारत में डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी होने के साथ यहाँ पर स्टूडेंट हो, बुढ़ा हो, बच्चा हो, लड़की हो, औरत हो, जवान हो, कोई भी हो, वो प्रोटेस्ट कर सकता है, वो किसी भी तरीके का आंदोलन को बना सकता है। तो वही वाली
वाली बात को यहाँ पर डेमोक्रेसी वाली जगह पर रखी जाती है कि डेमोक्रेसी जो है इसी बिहाव पर दी जाती है कि लोग जो हैं अपने हितों की पूर्ति के लिए चीज़ों को सामने रख सकें, ठीक है। और जहाँ पर डिक्टेटरशिप होती है तो डिक्टेटरशिप में हमारे अधिनायक जो होते हैं उनका ही अंतिम फैसला को कबूल किया जाता है। जी हाँ, हमें आपका जो फैसला है वो कबूल है और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करके बात को ख़त्म करते हैं, ठीक है। वहाँ पर जो होते हैं बेसिक सामाजिक आंदोलन नहीं चल पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्यों नहीं चल पाते, क्योंकि लास्ट में डिक्टेटर का फाइनली जो मिल जाता है फैसला उस पर ही खुश हो जाते हैं, लोगों को खुश क्या हो जाते हैं, वो मानना ही पड़ता है। तो जो हमारी राजनीतिक अर्थव्यवस्था के लेंस के माध्यम से सार्वजनिक नीति है, पब्लिक पॉलिसी ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था में ये बाज़ार वगैरह, ट्रेड, शेयर, इन सब के रूप में सामने अपने आप को रखा। राजनीतिक और आर्थिक कारक किसी भी सार्वजनिक नीति निर्माण की प्रक्रिया में अलग हितों के बीच रणनीतिक अंतर संबंधों को हासिल करने के भी काम करते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ सामने रखी गई। साथ में नीति निर्माण का जो पूरा प्रोसेस है उसको योजनाबद्ध तरीका बताया गया है कि इसको पूरी प्लानिंग के साथ बनाया जाता है नीति निर्माण का काम। और साथ में ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक विज्ञान दाएं हाथ के बॉक्स का दायरा रहा है, जबकि अर्थशास्त्र बाएं हाथ के बॉक्स का डोमेन रहा है। मतलब राजनीति को और अर्थव्यवस्था को हमेशा से आपस में बहन भाई के रूप में माना जाता है, ठीक है। कि अगर राजनीति की बात हो रही हो तो वहाँ पे आर्थिक चीज़ों की बात ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राजनीति जो है हमारी वो आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए ही राजनीतिक दल बनाए जाते हैं, या राजनीतिक दलों के अंदर हमारा शासन है वो बनाया जाता है, तानाशाह है वो बनाया जाता है, ताकि वो नागरिकों की इच्छाओं को, नागरिकों की चीज़ों को पूरा कर सकें। भले से उनको डेमोक्रेसी मतलब आज़ादी देकर ना, लेकिन फिर भी पूरा कर सकें, ठीक है। इसके बाद आपका ये जो चार्ट दे रखा है आप इसको ज़रूर अपने पास कॉपी करना, और अगर ये क्वेश्चन आपका आता है सामाजिक आंदोलन या हित समूह पर तो इस चार्ट को ज़रूर आप बनाना, ठीक है। तो आपके जो मार्क्स हैं वो थोड़े अच्छे और आपको मिल जाएंगे। मतलब टीचर को एक अट्रैक्शन सा फील होगा कि हाँ, बच्चे ने थोड़ा ध्यान से पढ़ाई करके ही पेपर किया है। कोई भी मुश्किल वाला बात नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर्स है, 2 टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर्स है, इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। राजनीति का और इकोनॉमी का। राजनीति के अंदर पॉलिटिकल इकोनॉमीज एंड पॉलिसीज आ जाती हैं, और इकोनॉमी के अंदर हमारी मार्केटिंग एरिया और पॉलिसी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, कैसे करना है, वो सब आता है। एंड उससे दोनों से मिलकर ही पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होता है, लागू होती है, ठीक है। इसके बाद नीचे हम आते हैं तो राजनीतिक आर्थिक विश्लेषण का उद्देश्य ये समझना है कि सार्वजनिक नीतियों को कैसे चुना और लागू किया जाता है। नीति निर्माण प्रक्रिया में ये लिंक सरकारी नौकरशाही और हितकारी गतिविधियों का एक रिजल्ट के रूप में, मतलब परिणाम के रूप में साधन सेटिंग को इंडोगनाइज करता है, ठीक है। अध्ययन की इकाइयों व्यक्तियों के बजाय हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एजेंटों के रूप में रुचि समूह है। मतलब सीधी बात यहाँ पर ये रखी जा रही है, पूरी बात मतलब यहाँ इसी से हम समझ लेते हैं। इस पिक्चर से ये पिक्चर हमें क्या करती है, हमें बताती है कि पॉलिटिकल पावर किस तरीके से डिवाइड हुई है। पॉलिटिकल पावर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पावर बन गई। फर्स्ट, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, जो कॉन्स्टिट्यूशन रूल है, चाहे वो संविधान के बेस पे चलता हो या तानाशाह के बेस पे चलता हो। एंड सेकंड है हमारा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पॉलिटिकल के अंदर रखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि राजनीतिक दल हमारे हितों की पूर्ति और हमारी चीज़ों को, पॉलिसीज़ को तभी तो इम्प्लीमेंट करेगा ना जब उसके पास आर्थिक रूप से सहायता होगी, इकोनॉमी उसकी अच्छी होगी। तो इकोनॉमी के अंदर रिस्ट्रिक्टेड इंसेंटिव्स एंड मार्केट एडजस्टमेंट्स रखे गए हैं। उसके बाद इसमें पॉलिसी इंसिडेंट्स रख दिए गए हैं, और गवर्नेंस स्ट्रक्चर में पॉलिटिकल इकोनॉमी और पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन रखा गया। देन इन दोनों से मिलकर ही हमारी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होता है, और फाइनली हमें एक पॉलिसी मिल पाती है बहुत अच्छे रूप के अंदर, ठीक है। तो ये वाली बात है इस पूरे के अंदर। इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बात आती है हर्सानी और नैश द्वारा बरगाई निंग पर शुरुआती नोबेल पुरस्कार विजेता काम ने इस राजनीतिक आर्थिक प्रतिमान के आधार तैयार किए। इन योगों में सौदेबाजी की शक्ति एक महत्वपूर्ण विचार है। डहल के अनुसार ए के पास बी ए पर इस हद तक शक्ति है कि वह बी को पूरे कुल मिलाकर कुछ हद तक करने के लिए प्रेरित भी करती है। और साथ में जैसा हर्सानी ने जोर दिया कि पावर
डायरेक्शंस को एक तरफा होने की आवश्यकता नहीं है, वो द्विपक्षीय भी रह सकती है। तो नीति निर्माण की प्रक्रिया के दिल में नीति निर्माता शामिल होते हैं, जिन्हें संवैधानिक रूप से नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति भी होती है। ठीक है, अब वो जैसे कि अब ये जहाँ पे पॉलिटिकल पावर्स की बात आ ही चुकी है, तो भैया उनको कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के हिसाब से या फिर जो हमारे तानाशाह भैया हैं वो अपने रूल्स के हिसाब से पावर है उनको किसी भी तरीके की नीति को इम्प्लीमेंट करना या किसी भी तरीके की चीज़ को देखना जो नागरिकों के लिए हेल्पफुल हो और उनके लिए भी, खुद के लिए भी थोड़ी बहुत हेल्पफुल मानी जाए। ठीक है, संगठित हित समूहों और नीति निर्माण संस्थाओं के बीच बातचीत एक पारस्परिक शक्ति प्रणाली स्थापित भी करती है, जिसके अंदर हर पार्टी अपने प्रभाव के हर तरीके को उपयोग करती है और उसमें सौदेबाजी भी लगाती है। ठीक है, अब उसके साथ आगे क्या बात आती है हमारी कि राजनीतिक और आर्थिक संतुलन नीति निर्माण केंद्रों और एन संगठित हितों समूहों को शामिल करने वाले अनुप्रयोग में G+N व्यक्ति सौदेबाजी के खेल के सहकारी समाधान से संबंधित है। बिल्कुल सीधी सी बात दे रखी है, आप इसको पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। बाकी जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, मैं अगेन यही वाली बात रिपीट करूँगी कि लेक्चर को ओपन करके, अपनी PDF को ओपन करके या फिर अगर आपने प्रिंट आउट निकाल रही है तो उनको रख के भाई लेक्चर को सुनो और अपना पढ़ो, तो ही आपको समझ आएगा। अदरवाइज़ आप चाहते हो कि प्योर इंग्लिश का एक लेक्चर बनाया जाए तो बच्चा उसके अंदर थोड़ा सा आप लोगों को भी वो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आप प्योरिटी मतलब वो रखोगे इंग्लिश की तो आपको ही समझने में थोड़ी मुश्किल आएगी। ठीक है, अब मैंने कोशिश करी है कि मैं क्लासेस के अंदर मैक्सिमम हिंदी जो पूरी शुद्ध हिंदी होती है उसको यूज़ ना करूँ, इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके पढ़ रहे हैं। अब आता है हमारा रुचि समूह और सार्वजनिक नीति, मतलब हित समूह और लोक नीति के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो हित समूह और लोक नीति बेसिक हमारा क्या है, वो बहुत आम अल्फाज में, बहुत आम बात में हम समझते हैं कि बेसिक ये हमारा था क्या। ठीक है, अब ये था क्या, हमारे थॉमस आर डाई जो हैं, जिनको आप फर्स्ट यूनिट से पढ़ रहे हो, उन्होंने ये वाली बात सामने रखी कि जो हमारी रुचि समूह या फिर हित समूह और इंग्लिश में बोले तो इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं, वो लोक नीति के अंदर तब आते हैं जब देश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक लोकतांत्रिक और एक अधिनायकवादी। लोकतांत्रिक देश के अंदर हित समूहों का होना बहुत आम बात है, और क्योंकि उनको वो जो उनका राइट है वो उनकी गवर्नमेंट ने ही उनको खुद दिया है। लेकिन अधिनायकवादी जो हैं उनके पास ये वाला जो समूह है इसका होना मुमकिन और नामुमकिन दोनों तरीके से है, क्योंकि इनके यहाँ अधिनायक की बात सुनी जाती है। अधिनायक के फैसले पर ही आखिरी फैसला किया जाता है, जो अधिनायक बोल देता है वही बात सामने रख दी जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अब एक रूल पास करे या पॉलिसी बनाए और वो अगर नागरिकों को अच्छी नहीं लगती है तो वो अपने हित समूह को लेकर, अपनी उस चीज़ को लेकर कि क्या प्रॉब्लम है, एक सामाजिक आंदोलन कर सकते हैं। ठीक है, हित समूह के लिए यहाँ पर बात रखी गई कि हित समूह दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो छोटी अवधि वाले और एक बड़ी अवधि वाले। एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ, पेपर में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। छोटी अवधि के लिए आप लोग छात्र आंदोलन को लिख सकते हो, क्योंकि छात्र आंदोलन एक लिमिट तक होता है। अब जैसे हाल ही में अभी ऑनलाइन OB के लिए प्रोटेस्ट हो रहे थे, ठीक है, जिसके अंदर डूसू थे, KYS था, सब थे, मैक्सिमम सभी जो हमारे वो हैं यूनियंस, उन्होंने हेल्प करी थी उस प्रोटेस्ट के अंदर। लेकिन अभी वो प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये एक छोटी अवधि वाला प्रोटेस्ट था और ये हमारी उन मांगों को पूरा करने के लिए था जो एक लिमिटेड है। ठीक है, अब जैसे अभी आप फाइनल ईयर करके निकल जाओगे, उसके बाद जो है वो प्रोटेस्ट सिर्फ इतने तक ही था। अब वो जो प्रोटेस्ट था वो गवर्नमेंट ने नहीं माना तो स्टूडेंट भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब बात आती है हमारे सामाजिक आंदोलन दीर्घकालीन कैसे होते हैं, मतलब बड़ी अवधि वाले कैसे होते हैं। ठीक है, वो इसलिए होते हैं जैसे हमारे किसान आंदोलन को आप देख सकते हैं कब से चल रहा है, जब से दंगे हो रहे थे। ठीक है, उसके बीच मतलब जनवरी से ले लो आप, जनवरी से चल रहा था और वो सारी चीज़ कि उनके लिए सब चीज़ें निकलने के बाद, पॉलिसी एक अलग बनने के बाद भी उनका जो प्रोटेस्ट था वो ख़त्म नहीं हुआ। तो ये वाली चीज़ आती है हमारे हित समूह और लोक नीति के अंदर। ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होना बिल्कुल, एक बार आप इसको पढ़ लेना।
अब आती है नीति निर्माण पर रुचि समूह का प्रभाव। अच्छा, आप ये बोलोगे कि मैम हमारे पास मटेरियल नहीं है। भाई अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना, और उसके बाद मैं फिर वहीं ये कमेंट करूँगी कि टेलीग्राम ज्वाइन करो और निकी मैम को मैसेज कर दो। तो आप लोग डायरेक्टली टेलीग्राम ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर दीजिए। और बाकी वैसे तो सोल साइट पर आपको कंप्लीट मटेरियल अवेलेबल है, बट फिर भी 1-2 यूनिट्स हैं जो बच्चों को नहीं दी गई हैं अभी तक, तो आप लोग उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डोंट वरी, या हमारी टीम में से किसी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली बात आती है नीति निर्माण पर रुचि समूह का क्या प्रभाव पड़ता है नीति निर्माण पर, ठीक है, मतलब नीति को बनाने पर, नीति निर्माण पर हित समूहों का प्रभाव यहाँ पूछा गया है। तो नीति निर्माण पर हित समूहों का प्रभाव बहुत रेयरली यहाँ पर देखा जाता है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं नीति निर्माण के बारे में, कि भाई देखो किसी भी जो कोई भी राजनीतिक व्यवस्था होता है उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा नीति निर्माण होता है। तो जो हमारी पॉलिसी मेकिंग है वो एक तो फैक्ट सामने रखती है लोकतांत्रिक शासन के अंदर, क्योंकि लोकतांत्रिक देश के अंदर जो गवर्नमेंट है, मैंने अभी जो बोला था वही बात रिपीट कर रही हूँ, कि वो अपने नागरिकों को इतने राइट्स देती है कि वो एक अपने लिए अच्छे बुरे के बारे में सोच के सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों का पालन करके, और अगर उनको वो अच्छी नहीं लगती है तो उनका प्रोटेस्ट करके ख़त्म करवा सकती है, ठीक है। तो नीति निर्माण पर रुचि समूह का जो प्रभाव है लोकतांत्रिक रूप से ऐसा पड़ता है, एंड अधिनायकवादी रूप से किस तरीके से पड़ता है कि वहाँ तो भैया अधिनायक की चलती है, आखिरी फैसला अधिनायक का होता है। तो यहाँ पर हित समूहों का होना और ना होना एक ही बात है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपका क्लियर कर ही दिया है कि हित समूह जो टॉपिक है आपका वो पूरा का पूरा हित समूह लोकतंत्र और डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आते हैं इंटरेस्ट ग्रुप इन्फ्लुएंस के फ़ायदे और नुकसान। इंटरेस्ट ग्रुप आपकी वो जो है हित समूह के फ़ायदे और नुकसान पूछे गए हैं। तो भाई सीधा सीधा सबसे पहला लाभ आता है संभावित लाभ। इस रियलिटी में देखा जाए तो लाभ का कोई भी सबूत नहीं होता है कि कैसे प्रॉफिट हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अगर हम ट्रेड के रूप में, शेयर बाज़ार के रूप में, मार्केटिंग के रूप में देखें तो इसका फ़ायदा बहुत होता है। परिसंपत्तियों की घोषणाएं, ठीक है, इसके अंदर की संपत्ति की जो मतलब एक तरीके से आमतौर पे शासन के लिए लागू की जाती है उसका प्रकटीकरण, साथ साथ गवर्नमेंट में नागरिकों के लिए ये भी विश्वास लागू करना कि इंसान राजनेता और नागरिक श्रमिकों के धन के उतार चढ़ाव की निगरानी भी रखता है, ठीक है। अब जैसे कि कोई जो है हमारी परिसंपत्तियों की घोषणा की गई, ठीक है, एक बहुत बड़ी ज़मीन मिली, वहाँ पर नागरिकों के लिए मेट्रो खोल दी गई, मॉल खोल दिया गया, हॉस्पिटल खोल दिया, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें इसके अंदर रखी गई हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया और सूचना पहुंच में पारदर्शिता, ठीक है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में जो हित समूह है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। हित समूह कैसे हेल्पफुल रहता है, इंटरेस्ट ग्रुप कैसे हेल्पफुल रहते हैं कि मान लो हम लोगों को प्रोटेस्ट करना है कोई बड़ी चीज़ के लिए, ठीक है, मान लो किसान आंदोलन के लिए। अब मैं आप सभी को मिलाकर पहले तो सभी के पर्सपेक्टिव को के सामने अपना पर्सपेक्टिव रखूँगी कि बच्चा लोग मेरा ये पर्सपेक्टिव है, अब अपने अपने अलग पर्सपेक्टिव अगर हैं तुम्हारे तो बता दो, अदरवाइज़ हम इसी पर्सपेक्टिव को लेकर आंदोलन करेंगे। तो वही वाली चीज़ निर्णय लेने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है, डिसीजन के लिए कि हाँ फाइनली, अब जैसे कि अभी बच्चों ने बहुत बड़ी गलती प्रोटेस्ट में क्या करी है, वो सीधा उन्होंने ये वाली चीज़ रखी है, जब इतने टाइम से OB हो रहा था तो अभी भी OB करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल गलत आपकी बात थी। आपको अगर रखना ही था बात तो जायज़ बातें रखते कि भाई ठीक है बुक्स नहीं मिल पाई हैं या बच्चे बीमार थे या कुछ था, ठीक है। बुक्स ना मिलने का सबसे बेस्ट कारण था कि आपके पेपर ऑफलाइन नहीं होते, लेकिन खैर ये तो चलो ऑफलाइन तो होने ही थे, सब नॉर्मल हो चुका है। इनफैक्ट UN बोल चुका है कि सब नॉर्मल है, खांसी जुकाम जैसा है, तो इसलिए कुछ बंद करने की नीड ही नहीं है। तो वो वाली चीज़ के लिए कि आप लोगों ने सीधा OB करना शुरू कर दिया। अब उसके लिए भी चाहे आप रेगुलर कॉलेज से हो या सोल के हो या NC वेब के बच्चे हो, आप लोगों को बेहतर पता है, अच्छे तरीके से पता है कि आपको रेगुलर क्लासेस दी गई हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या हिंदी मीडियम का। तो वो निर्णय लेने के लिए जो हित समूह होते हैं ना वो काम आते हैं। अगर सभी का निर्णय पर्सपेक्टिव रखे जाते, डूसू ने KYS ने पहले से ही बच्चों से बात की होती, तो अब ये नहीं देखना पड़ता, बच्चे जो हैं अलग अलग मांगे नहीं करते। तो टीचर्स भी जो थे वो समझ गए थे कि बच्चे जो हैं बिल्कुल फ्री हो चुके हैं OB को लेके और वो ऑफलाइन के लिए रेडी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ऑफलाइन कर दिया। खैर, चौथा पॉइंट है प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। प्रतिस्पर्धा होता है हमारा कंपटीशन को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है, ठीक है।
ये मतलब पूंजी के रूप में सबसे ज़्यादा करता है, ठीक है। अब जैसे शेयर मार्केट का अगर हम ले एग्जाम्पल, तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पाएंगे। तो हित समूह जो है, अब कभी कभी ऐसा होता है, अब जैसे मीटिंग्स होती हैं बिजनेस से रिलेटेड, सब चीज़ों से रिलेटेड, तो वो मीटिंग्स अपने ऑफिस के लोगों के लिए, बढ़ोतरी के लिए, अच्छाई के लिए मीटिंग्स रखते हैं। बाहर जा जाकर आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ दिल्ली करके मीटिंग्स करते हैं, उस चीज़ को फिनिश करते हैं, ठीक है। अब नुकसान है अत्यधिक प्रभाव और राज्य कैप्चर, ठीक है। अत्यधिक प्रभाव, इस पर बहुत ज़्यादा हित समूह का प्रभाव पड़ता है। राज्य के अंदर सिक्योरिटी और ये सब चीज़ों का भी खतरा हो जाता है कि प्रोटेस्ट हुए और अगर लोग हद से बढ़ गए तो लाठीचार्ज होगी, बहुत लोग घायल होंगे, ये होगा वो होगा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरा है रुचि समूह के प्रभावों को भी संबोधित करता है, मतलब रुचि समूह जो हमारे इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनके प्रभाव, उनकी सभी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कि किस तरीके से यहाँ पर प्रभाव रखे गए थे। तीसरा है लॉबिंग का विनियमन। लॉबिंग रजिस्ट्री ब्याज समूह के काम को और भी ज़्यादा खुला और जवाबदेह बनाने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। चौथा है हितों का टकराव। हितों का टकराव हो जाता है, कभी कभी दो तरीके के जो होते हैं हमारे हित समूह होते हैं, तो उन दोनों के हितों का टकराव होना कंपलसरी होता है। ये दोनों की अलग अलग सोच होती है इस वजह से, ठीक है। सार्वजनिक नीति में सामाजिक आंदोलन की जो भूमिका है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थंबनेल से तो आपने देख ही लिया कि ये पार्ट 1 था क्लास 3 का, यूनिट 3 का। तो सामाजिक आंदोलन को मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डीपली समझा देती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हित समूह को समझाया है, ठीक है। होप सो कि आपके अब डाउट्स क्लियर हो गए हों। फिर भी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो या PDF जैसे बताया आपको नहीं मिल रही है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम पर बात करके उन PDF को ले सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स पे बात करने से बेटर है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सएप लिंक दोनों हैं, तो वहाँ जाकर आप मुझे मैसेज कर दो और फिर आप अपनी PDFs ले लो, ओके। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।